चलिए आगे शुरू करते हैं। कल मैं एक क्वेश्चन करा रहा था आपको, पहले उसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन क्योंकि कल टाइम खत्म हो गया था तो हम उसे कर नहीं पाए, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये एक सोप फिल्म है इसमें, और इस सोप फिल्म में एक हमने धागा डाल दिया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नॉट लगा हुआ है, और इसमें बीच की जो फिल्म है अगर इसे हम पंक्चर कर देंगे, पंक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि धागा ये तो रिंग है, मेटल की रिंग है, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये जो बीच वाला पार्ट आप पंक्चर कर दोगे तो ये लूप इस तरह का हो जाएगा, ऐसा, और यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो लूप है इसमें यहाँ पे अब खाली जगह है, ठीक है, कोई फिल्म नहीं है, फिल्म केवल यहाँ पे। तो इसमें टेंशन पूछा था आपसे, फोर्स तो हमने कल कर लिया था, फोर्स वाला पार्ट, तो टेंशन पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए इसमें फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स जीरो कैसे हुआ। फोर्स जीरो ऐसे हुआ, यहाँ पे ये फिल्म ऐसे खींच रही होगी, यहाँ ऐसे खींच रही होगी, यहाँ पे ऐसे खींच रही होगी, यहाँ पे ऐसे खींच रही होगी, ये एफ, ये एफ, ये एफ और ये एफ, ठीक है। तो ये ऐसे करके मैंने 4 ही दिखाए, लेकिन बहुत सारे होंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे सिमेट्रिक में। अब आपको देखिए मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, पीछे मैंने आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन कराए हैं और उसके कॉन्सेप्ट क्या था मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शायद एक क्वेश्चन कराया होगा जिसमें मैंने बताया था कि एक चार्ज रिंग है और उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी चार्ज है और सेंटर पे भी, तो ये चार्ज लाइक चार्ज है मान के चलिए। ये वाला चार्ज यहाँ वाले को, यहाँ वाले को, यहाँ वाले को, यहाँ वाले को रिपेल कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये खिंच जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें टेंशन निकाला होगा, मे बी बताया होगा आइडिया। फिर एक क्वेश्चन सीट में भी था, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे थे, तो एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, तो उस पर फोर्स लग रहा था बाहर, और उस फोर्स की वजह से नेट फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन वो खिंच जाएगा और उसमें एक टेंशन आ गया था, याद हो तो, ठीक है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में बनता है कि एक स्मूथ टेबल है, उस टेबल पे एक रिंग को हम गोल गोल ऐसे घुमाएं, तो उसके हर टुकड़े पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ, तो वो खींचने लगेगा, तो उसमें भी एक टेंशन आ जाएगा। और चौथा सवाल ये था, इसकी भी मैंने चर्चा करी थी, अब टाइम आ गया कि हम इसको डिस्कस करें, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक ही तरीका है और एक ही मेथड है, उसी तरीके से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा हम ले लेंगे और इस टुकड़े को जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो लूप बना, आई थिंक आपको मैंने इसकी रेडियस आर बता दी थी, तो इसको जूम कर लेंगे तो ये इतना बड़ा टुकड़ा दिखाई देगा। ये वाला जो टुकड़ा था ना, इसको जूम कर दिया, और ये यहाँ सेंटर पर ये एक एंगल बनाएगा डी थीटा, एंगल बनाएगा डी थीटा, जिसमें से डी थीटा बाई 2 ये और डी थीटा बाई 2 ये, डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2। बात आई समझ में? पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ पे इस छोटे से टुकड़े पर जो फोर्स आ रहा है इसे डी एफ लिख लेते हैं। डी का मतलब मैंने बताया था ना आपको, बहुत छोटा सा फोर्स है। डी का मतलब बहुत छोटा सा फोर्स है, तो ये यहाँ पर आपका डी एफ, यहाँ पे आपका ये डी एफ ऊपर की तरफ, राइट, ये डी एफ ऊपर की तरफ है, और इधर जो टुकड़े होंगे ऐसे करके पूरा लूप होगा इस तरह से। तो यहाँ पे एक टेंशन टी, यहाँ पे एक टेंशन टी। आपको याद होगा टेंशन टी के हमने कंपोनेंट दिए थे, तो एक कंपोनेंट इधर आया था, एक ये आया था, ये तो कट जाएंगे सिमेट्री में, और जो नीचे की तरफ आएगा ये वाला कंपोनेंट, ये और ये ऐड होके डीएफ को बैलेंस करेंगे। ये डीएफ किसकी वजह से आ रहा है, जो फिल्म है ना, ये फिल्म से खींच रही होगी, राइट। तो आपको याद होगा ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 है, तो ये भी डी थीटा बाई 2, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये फिर आपका एंगल डी थीटा बाई 2, तो ये कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये वाला कंपोनेंट टी कॉस डी थीटा बाई 2। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवाल
आपको ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन की शुरुआत जब करते हैं तो मैंने बताया था कि ये जो कंपोनेंट आएगा ये टी साइन डी थीटा बाई टू और ये टी साइन डी थीटा बाई टू, ये तो कट जाते हैं और ये दोनों ऐड होके क्या देते हैं, टू टी साइन डी थीटा बाई टू, यही आता था। और इस इधर फोर्स आएगा डी एफ। डी एफ हर क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही होती थी, आपको याद होगा। यहाँ पे अगर ये रिंग नहीं है, चार्ज है, मतलब रिंग पे चार्ज होता, यहाँ चार्ज रखा होता, तो यहाँ डीएफ की वैल्यू कूलम्स लॉ से निकालते, कूलम्स लॉ से। और अगर ये कोई करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है मान लीजिए, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स निकालते डीएफ की वैल्यू बी आई एल वाले फॉर्मूले से, है ना। और अगर ये घुमाए जाए ऐसे करके लूप को, सरप्लस मतलब उसको सर्किल में घुमा रहे हैं लूप को, या स्मूथ टेबल पे घुमा रहे हैं, तो हर टुकड़े पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये इसकी वैल्यू, तो छोटा सा मास हो जाएगा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर, वो रख लेंगे। और अब यहाँ पे डी एफ की वैल्यू क्या होगी, ये छोटा सा टुकड़ा है ये वाला जो यहाँ पे छोटा एंगल बना रहा है, तो इसकी लेंथ को मैं अगर डी एल कह देता हूँ, डी एल, तो डी एफ की वैल्यू सरफेस टेंशन की वजह से एस इंटू डी एल, एस इंटू डी एल। मैंने आपको हर सवाल में बताया कि ऐसे ही डीएल जरूर आएगा, और आगे डीएल की वैल्यू जब लिखेंगे तो वो आर डी थीटा आएगी। इधर का जो डी थीटा है वो हमेशा कटता है, इसका अल्टीमेट एक ही अंजाम, ये फाइनली कट जाना होता है। अच्छा, ये डी थीटा बहुत छोटा है, तो साइन डी थीटा बाई टू में से साइन को हम हटा सकते हैं जब एंगल छोटा होता है, तो ये आ जाएगा टू टी, और डी थीटा बाई टू, टू से टू चला गया। इधर अगर आप देखें एस, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा, आर्क, और ये रेडियस आर और ये एंगल डी थीटा, तो ये आर्क होता है रेडियस इंटू डी थीटा। तो आप देखिए इससे ये कट गया और आपका आंसर आ चुका है। आंसर आ गया टी टेंशन इक्वल्स टू एस इंटू आर, एस इंटू आर, ये आंसर आ गया। चेक कर लें, एक तो बच्चे ने आंसर भेजा है, तो ये टी इक्वल्स टू, बहुत सिंपल सा आंसर आया। आप देखिए ये अच्छे सवाल है, हटके हैं, और चार तरह के क्वेश्चन, जैसे ग्रेविटेशन में भी बताया था मैंने, पेंडुलम वाला फॉर्मूला याद होगा, दो एसएचएम में क्वेश्चन दो याद है, टू टी इक्वल्स टू टू बाई अंडर रूट आर बाई जी, जिसका आंसर 84.6 मिनट होता है। तो टी इक्वल्स टू ऐसा, हाँ अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसमें एक पॉइंट और अच्छा रेज किया है हमने, एक चीज अभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और वो ये है कि एस इंटू डी एल जब हम फोर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, दो सरफेस फ्री होंगे, कल बता रहा था ना, वो रह गया हमारा लिखना। कल जो मैंने बताया था कि जैसे वायर है तो दो फ्री सरफेस है यहाँ पे, एस इंटू एल और एस इंटू एल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डीएफ जो फोर्स आ रहा होगा वो टू एस इंटू डी एल, क्योंकि ये फिल्म है ना, वो टू का फैक्टर हमने लिखा नहीं, लेकिन आना चाहिए, कल समझाया था मैंने आपको, वो रह गया लिखना, ठीक है। तो ये टू एस इंटू डी एल क्यों आया, समझ में आया। जैसे ये धागे धागे का टुकड़ा हमने लिया है, तो इसमें ये फिल्म यहाँ बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एस इंटू डी एल, और नीचे भी एस इंटू डी एल, देयर आर टू फ्री सरफेस, ऊपर और नीचे, तो एस इंटू डी एल, तो टू का फैक्टर और आएगा। कल मैंने आपको बताया भी था ना कि कई किताबों में ये क्वेश्चन, ये वाला भी और वो जो कल मैं डिस्कस कर रहा था वो वाला, दोनों क्वेश्चन, इनके जो आंसर हैं वो एस आर यहाँ पे और उस वाले केस में दिया है, जब फिर टू का फैक्टर आएगा, ये बिल्कुल सही है, वो टू लिखना रह गया, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, यही सही आंसर है जो आया है, ठीक है। कल मैंने बताया भी था आपको टू का फैक्टर क्यों लेते हैं, दो फ्री सरफेस है ऊपर और नीचे, तो टू का फैक्टर और आएगा। तो फाइनली आपका ये सही आंसर ये आ गया, नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ।
ठीक है, अभी भी रह गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की अप्रोच यही है। मैंने आपको ऐसे सवाल करा भी दिए, पहले भी 4 तरह के 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें सभी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 2d साइन थीटा बाई 2 आता है। इधर df की वैल्यू बदलती रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन। कूलम्स लॉ होगा चार्ज के लिए, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा वो करंट कैरिंग वायर जब फील्ड में रख देते हैं, सरफेस टेंशन वाला आ गया। और दूसरा जब हम इसे घुमाएंगे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स dm ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इसमें ये 2 वाले फैक्टर का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कल मैंने आपको बताया और आज मैं ही लिखना भूल गया, है ना, कल बताया था ना आपको। तो ऐसा हो जाता है कई बार, और वहां पक्का मान के चलिए क्वेश्चन आ गया ना, तो एक एसआर आंसर भी दिया होगा, 2 SR भी दिया होगा। और ये स्पेशली हाईलाइट में इसलिए कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जब मेरे से लिखने में मैं लिखना भूल गया, कल समझा भी रहा हूँ लेकिन अभी लिखना रह गया, ध्यान नहीं रहा, है ना। तो आपसे भी गलती हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर रहे हैं तो उसमें ध्यान आ गया तो कर लिया हमने इसको। ठीक है, ठीक। अब देखिए, इसमें कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सरफेस एनर्जी का, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है एक तरह की, और उसका एक फॉर्मूला था यू इक्वल्स टू एस ए, यू ऐसे याद रख सकते हो। तो मैं सरफेस टेंशन के लिए सिंबल एस यूज कर रहा हूँ। कुछ किताबों में टी भी यूज करते हैं, तो टी से कंफ्यूजन हो जाता है, टी टेंशन के लिए यूज करते हैं और टी सरफेस टेंशन के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एस यूज कर रहा हूँ सरफेस टेंशन के लिए। और सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है, बल्कि फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर, किसी भी लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी। और ये वैल्यू काफी कम आती है, ठीक है, काफी कम आती है पानी वगैरह के लिए या और भी सॉल्यूशन वगैरह। ये सब हम को वैल्यू क्वेश्चन में वैसे दे रखी होगी, आपको किसी की पर्टिकुलर याद नहीं करनी है, राइट। तो अब इसमें देखिए आगे और एक एग्जांपल सरफेस एनर्जी को लेके। ठीक है, एक और चीज सरफेस एनर्जी से रिलेटेड मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन पे आएंगे थोड़ी देर में। एक चीज और बताता हूँ, जैसे कल मैंने आपको जब वो पढ़ाया था तो वो फिल्म को खींचने में जो हमने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और वो पोटेंशियल एनर्जी आई थी एस ए, यू इक्वल्स टू एस ए। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर मान लीजिए किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड भर देते हैं, किसी कंटेनर में अगर एक लिक्विड भर देते हैं, तो होता क्या है कि सारे मॉलिक्यूल तो सरफेस पे नहीं आ सकते ना। पानी डाला इसमें तो पानी में आप देखते हैं बबल्स टाइप के बनते हैं और मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल जो यहाँ सरफेस पे सरवाइव कर पाएंगे, सरफेस पे, कुछ तो नीचे होंगे, कुछ यहाँ होंगे। तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, दे पजेस सम एक्स्ट्रा एनर्जी, दे पजेस सम एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जानते हो क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल यहाँ बने रहने के लिए, इस जगह बने रहने के लिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि नीचे के मॉलिक्यूल, पहले मैं बता चुका हूँ, नीचे के मॉलिक्यूल ऐसे इसको खींच रहे होंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल, याद हो तो मैंने आपको समझाया था, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, एक मॉलिक्यूल यहाँ ले लिया, तो यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल वेल इनसाइड द लिक्विड, उस पर तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो यहाँ सरफेस पे है उस पे, उस मॉलिक्यूल पर सभी तरफ से ये खींचेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। बट यहाँ बने रहने के लिए दे मस्ट हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी, नहीं तो क्या करेंगे, नीचे वाले मॉलिक्यूल खींच रहे हैं ना, तो यहाँ बने रहने के लिए इनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल आके रह सकता है, वही वही यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा जिसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, नहीं तो नीचे वाले तो खींच ही रहे। ठीक है ना। इट्स लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारे बच्चे मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टॉप में वही रहेगा, जाहिर सी बात है, जो ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा स्ट्रगल करेगा, ज्यादा डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, वो टॉप पे आएगा। मेहनत तो सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सभी कर रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी कंपटीशन है, इसमें सरवाइव करना है, टॉप करना है, आगे आना है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा डेडिकेशन चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, लाइक दैट। ये मॉलिक्यूल के पास सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, दे पजेस सम एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सरफेस फिल्म। सरफेस की तो प्रॉपर्टी है, तो सरफेस पे वही मॉलिक्यूल होंगे जो ज्यादा एनर्जी वाले होंगे, राइट। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक छोटी सी बूंद है, छोटी सी बूंद है, और अ स्मॉल, अ वेरी स्मॉल ड्रॉप, बूंद,
A very small drop is blown into a bubble of radius r. एक छोटी बूंद में फूंक मार के, जैसे आपने कभी बचपन में जरूर किया होगा, सभी करते, हमने भी किया, छोटे थे, आपने भी किया होगा, वो मेले में बुलबुले वाला मिलता है और बच्चे उसको देख के बड़ा खुश होते हैं, जिद भी करते हैं, आपने भी करी होगी, ठीक है। तो ऐसे वो लिया, डुबोया और ऐसे फूंक मारते तो बुलबुले निकलने लग जाते हैं। तो ऐसी छोटी सी बूंद में फूंक मारी, तो ये बूंद है और इसमें फूंक मार दी हमने, और फूंक मार के इसको बड़ा बुलबुला बना दिया। कितनी रेडियस का? आर रेडियस का। ये छोटी सी बूंद है, दिख रही हो शायद, डॉट डॉट बनाई है मैंने, ठीक है। और ये आर रेडियस का बुलबुला, बबल। तो आपको बताना है इसमें कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ेगा इसमें। तो अ वेरी स्मॉल ड्रॉप इज थ्रोन इनटू अ बबल ऑफ रेडियस आर। कैलकुलेट, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। तो मैं जरा हिंट कर देता हूं, आपको थोड़ा सा समय दूंगा, ज्यादा नहीं, 30 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो वर्क डन अगर मैं पूछ रहा हूं तो वो डेल्टा यू के बराबर होगा। वर्क डन, अगर कम से कम वर्क पूछा जाए, मान लो मैंने फूंक मारी, बुलबुला बन गया और वो चलने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो मैंने फिर जो वर्क किया वो कहाँ कहाँ गया? एक तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी में। तो कैलकुलेट द मिनिमम वर्क कर लेना, मिनिमम, मिनिमम वर्क कम से कम कितना करना पड़ेगा। तो मिनिमम के लिए मैं क्या समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात फिर से। फूंक मारी, फूंक मार के बुलबुला बन के यहीं रह गया, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। और ज्यादा जोर से फूंक मार दूंगा तो बुलबुला बन के टूट के अलग होके चल पड़ा, काइनेटिक एनर्जी भी देती। तो मुझे कम से कम अगर करना है वर्क, मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी जो भी वर्क मैं निकालने जा रहा हूं मिनिमम वाला, वो डेल्टा यू, एंड दिस इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू का फॉर्मूला बताए यू एस ए, तो सरफेस टेंशन तो वही होगा, इनिशियल और फाइनल में लिक्विड वही है। एस कॉमन आ गया, यू एस ए, तो यू एस ए फाइनल, यू एस ए फाइनल, इनिशियल, एस कॉमन आ गया। तो अब एस यहाँ पे आ गया, तो एरिया फाइनल और एरिया इनिशियल। अब देखिए एरिया इनिशियल क्या है भैया, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल ड्रॉप का है मैंने, वेरी स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। तो ये इनिशियल एरिया ड्रॉप का जीरो मान सकते हैं। अब फाइनल एरिया में ध्यान रहे, बुलबुले का सरफेस एरिया हमें लिखना है। तो सरफेस एरिया में क्या लिखूं बताइए, 4 पाई r² या कुछ और, 4 पाई r² या कुछ और। यहाँ पे फिर आपको गौर करना है, काफी बच्चे ये आंसर निकाल देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 4 पाई r² सरफेस एरिया तो ठीक है, लेकिन इसमें बुलबुला है, बबल, और बुलबुले में अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है और बाहर भी हवा है। सो इट हैज टू फ्री सरफेस। अभी बता रहा था ना, फिल्म के दो फ्री सरफेस, तो टू का फैक्टर लेंगे। तो अब अंदर का भी सरफेस एरिया और बाहर का भी सरफेस एरिया। तो ये जो आपने 4 लिखा है, इसमें क्या चेंज करना चाहिए हमको, ये जो 4 लिखा है इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना चाहिए, क्योंकि अंदर और बाहर का सरफेस एरिया दोनों लेना है। सो योर फाइनल आंसर इज 8 पाई r²s। ये आ गया वर्क डन मिनिमम। और अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि बुलबुला चला जा रहा है, उड़ा जा रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो उसमें फिर एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म और हाफ mv² रख देते। हाफ mv² में m बुलबुले का मास और v जो स्पीड आ रही है उसके पास, वो और आ जाता। नॉर्मली ये वाला सवाल सिंपल सा पूछ लेते, ठीक है। नोट करिए आप इसको, इसमें और अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, आप पहले से नोट कर लो। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ गया इसमें, कोई बात नहीं, इसको बुलबुले पे यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, पर बबल है, रेडियस आर दे रहे हैं यहाँ कर।
चलिए मैं रब कर रहा हूं इसको। दूसरा सवाल लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या है, 2 बबल्स of radius R1 and R2 collapse into one bubble। एक बबल बन जाते हैं दो मिलके, कोलैप्स भी कह सकते हैं, और एक और वर्ड होता है कोलैप्स। कोलैप्स भी होता है, ये कोलैप्स लिखा है, एक ही बात है, मतलब मर्ज होके एक हो जाते हैं। ठीक है, कोलैप्स इनटू वन बबल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूली फॉर्म बबल। नया जो बना है ना, दो जब मर्ज हुए और नया जो बना है उसका रेडियस क्या होगा नए वाले का। ये बहुत कॉमन सवाल करा रहा हूं, जो आपको ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएंगे, पूछे जाते हैं। सरफेस टेंशन और पीछे जैसे इलास्टिसिटी में तो फिर भी थोड़ा ठीक सवाल है। सरफेस टेंशन में कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे, और इसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो फिर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के आईआईटी में, एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, आईआईटी एडवांस में और कुछ मेंस में भी अच्छे सवाल आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ड्रॉपर को लेके आया था काफी पहले, आगे मैं कराऊंगा। ड्रॉपर मतलब जैसे पानी की बूंद, ऐसे हम उसको पिचकाते हैं ड्रॉपर को, तो पानी की बूंद निकल आती है बड़ी होके, तो उसमें पूछा गया था कि कितनी रेडियस पे वो अलग हो जाएगा, ऐसा एक सवाल आया था। ऐसा ही एक सवाल जेई मेन में आया था, आगे हम देखेंगे, या शीट दूंगा तो उसमें क्वेश्चन होंगे जो डीपीपी में दूंगा, कि जब हम पानी गर्म करते हैं ना, पतीले वगैरह में चाय वगैरह बनाते हैं, तो पहले चाय बनाने से पहले पानी गर्म होता है ना, तो आपने नोटिस किया हो कभी कि जैसे पानी को रखेंगे तो थोड़ी सी देर में उसके जो बॉटम होता है ना, उसमें बुलबुले बनना शुरू होते हैं। थोड़ी देर और गर्म होता है तो वो बुलबुले बड़े होके ऊपर की तरफ निकल आते हैं, यानी उससे बॉटम से डिटैच हो जाते हैं। तो वो रेडियस का कुछ रिलेशन आया था जेई मेन में, वो भी एक सवाल आ चुका है। ठीक है, फिर ऐसे फूंक जब हम मारते हैं तो बुलबुला बन जाता है, आईआईटी एडवांस का सवाल है, बुलबुला बन जाता है और वो बुलबुला कितनी रेडियस पे अलग हो जाएगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था। तो सरफेस टेंशन के अगर अच्छे सवाल आपको करने हैं तो आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप एडवांस और जेई मेन के लगाएं। नीट वगैरह में तो बहुत हाई फाई सवाल मुझे नहीं लगे, बहुत एवरेज लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर 43-44 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के बुक होगी जो आती है, उसके क्वेश्चन आप लगाओ जेई मेन के, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्लासिक एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक मैं करा रहा हूँ आपको कॉमन टाइप के, और बाकी शीट में आपको वो क्वेश्चन भी मैं दूंगा, कुछ एक यहाँ भी कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हम सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, बट डीपीपी के थ्रू एटलीस्ट मैं दे सकता हूँ, क्योंकि घर पे आपको टाइम मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन ये है कि एक ये बुलबुला है, दूसरा ये बुलबुला है, और इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। ठीक है, तो अब दोनों मर्ज हो गए तो एक बड़ा बुलबुला बन गया, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये कैपिटल R। ठीक है, ये जो हम निकालने जा रहे हैं ना, इसके साथ में एक कंडीशन जुड़ी होती है। इसके आंसर को निकालने के दो तरीके हैं। मैं आपको पहले आसान वाला बता रहा हूँ, मेडिकल के लेवल पर जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो इजी मैथ अप्रोच। बाकी इसमें ये जो आंसर मैं निकालने जा रहा हूँ वो एक खास कंडीशन में होता है। खास कंडीशन क्या है कि दोनों बुलबुले जब मर्ज होंगे ना, तो इस बुलबुले की जो फिल्म है और इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता, ये कंडीशन है। और दूसरा, यहाँ पर जो बाहर का प्रेशर है, बाहर हवा नहीं है, वैक्यूम है, ये दो कंडीशन होना जरूरी होता है। बट आप नॉर्मली जो मैंने लिखा है ना ये सवाल, यही सवाल लिखा पाओगे। जो मैंने अभी एडिशनल जानकारी दी ना, वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन जो आंसर आता है जो मैं अभी निकालने जा रहा हूँ, और जो ज्यादातर किताबों में ये क्वेश्चन जब मिलेगा तो वो कंडीशन दो बताई। एक तो बाहर का जो प्रेशर है P0 मान लो वो 0 है ना, और दूसरा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ये ज्यादातर किताबों में क्वेश्चन तो मिलेगा, पर ये कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं मिलती। तो इसे अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो तो एक इजीएस्ट मेथड से करने जा रहा हूँ, लेकिन एक और प्रॉपर मेथड है, और उसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो गैस के मोल्स है N1, इसके अंदर N2, तो दोनों मिला के N हो गए।
वहां से भी एक कंडीशन आती है, बहुत बढ़िया एक बड़ा सा एक्सप्रेशन निकल के आता है प्रेशर वगैरह को लेके, और उसमें ये जो मैं बता रहा हूं वो कंडीशन अगर हम लगा देते हैं टेम्परेचर सेम वाली, और बाहर का प्रेशर वैक्यूम का, बाहर वैक्यूम है तो वैक्यूम में प्रेशर नहीं होगा, जीरो होगा, तब जाके वो रिजल्ट आता है। तो दो तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हालांकि सेकंड वाला मेथड जिसमें प्रेशर जीरो, मैं बता रहा हूं बाहर वैक्यूम है, वो मेथड से करने के लिए ये वैक्यूम जीरो लेके जब हम करेंगे तो उसके लिए एक और फॉर्मूला मुझे आगे पढ़ाना है आपको, एक्सिस प्रेशर का। एक्सिस प्रेशर क्या होता है? बुलबुले के अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस। अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, आज हम पहुंच जाएंगे वहां पे, वो कुछ एग्जांपल करा के वही पढ़ाना है मुझे, एक्सिस प्रेशर। तो अंदर का जो प्रेशर है और बाहर का जो प्रेशर है, इनका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर, राइट। तो वो पढ़ा दूंगा, तब आप इस वाले मेथड जो मैं बता रहा हूं, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन जो मिलता है, वो एक्सप्रेशन तब जाके रिड्यूस होगा जो मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं उसमें। अदरवाइज अगर मान लीजिए बाहर का प्रेशर जीरो नहीं है तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ सिंपल सा बताने जा रहा हूं, वो नहीं मिलेगा फिर आपको। तो चलिए पहले पहले वाले मेथड से कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये ऐड करना जरूरी है, मैंने बताया किताबों में बहुत रेयर ही मिलेगी आपको। मैं ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगता हो सर कह रहे, आप सोर्स तो सर्च करो। आपको ये सवाल बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर बुक्स में, हर बुक में लगभग ये सवाल मिल जाता है, पैकेज में मिल जाएगा डिफरेंट कोचिंग के में। लेकिन वहां कंडीशन ये जो मैं बता रहा हूँ वो कंडीशन बहुत कम दी होती है, और अब जो मैं पहला मेथड बताने जा रहा हूँ उसी से ज्यादातर सॉल्व कर देते हैं। तो ये कंडीशन वाली जो मैं बता रहा हूँ, वो कंडीशन सेकंड वाले मेथड वाली, वो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो बातें मैंने बताई, ठीक है। आउटसाइड all bubbles it is vacuum, it is vacuum, क्या लिख देता हूं, रिफ्लेक्शन है, इट इज वैक्यूम। और वैक्यूम का मतलब प्रेशर क्या है, जीरो, एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। हालांकि इस कंडीशन जो मैंने बताई ना अलग से, ये कंडीशन आपको सेकंड वाले मेथड में जरूरत पड़ेगी, सेकंड वाले में, फर्स्ट में नहीं। तो मैंने कहा है आउटसाइड ऑल बबल्स, आउटसाइड ऑल बबल्स, ये या ये, इट इज वैक्यूम, दैट इज प्रेशर जीरो एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड ऑल बबल इट इज वैक्यूम, तो उसको छोड़ो, इसमें ध्यान नहीं देना है। अब आपको इसमें करना क्या है कि ये जो बबल है ना, इनकी जो सरफेस एनर्जी है उसको कंजर्व करना है, सरफेस एनर्जी को, क्योंकि जो फिल्म इसमें इस्तेमाल हुई है यहाँ पे बनाने में और इसमें इस्तेमाल हुई है, वो फिल्म में कोई लॉस नहीं हुआ, पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे हमने यूज कर ली, ध्यान रहे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, वॉल्यूम कंजर्व कर देते हैं, वॉल्यूम नहीं करना है। वॉल्यूम के लिए ये बबल है ना, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वॉल्यूम कैसे कंजर्व कर रहे हो, आपको इसका सरफेस एरिया कंजर्व करना है। क्योंकि जो फिल्म में, फिल्म यहाँ इस्तेमाल हुई है इसे बनाने में, वो केवल कहाँ हुई है, सरफेस पे, अंदर तो गैस भरी हुई है ना, इसमें अंदर गैस भरी हुई है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम कंजर्व करके कोशिश करते हैं, और वॉल्यूम कंजर्वेशन से आंसर आएगा ही नहीं। रीजन उसका यही है कि यहाँ पे फिल्म केवल यहाँ पे, तो फिल्म को हमें कंजर्व करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी U1, इसकी एनर्जी U2 इज इक्वल टू U, सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे आसान। U1 यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ U1 वाला, तो वो मैं लिखूंगा 8 पाई R1 स्क्वायर इंटू S। ये कैसे आया पता है, S इंटू एरिया, और एरिया मैंने 8 क्यों लिया, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, प्लस 8 पाई R2 स्क्वायर इंटू S, और ये फिर इसमें भी बबल है तो 8 पाई R स्क्वायर इंटू S। आप देखिए सिंपल हो गया, 8 पाई 8 पाई 8 पाई, ये कट गया, S S S ये कट गया, इधर बचा R स्क्वायर, इधर R1 स्क्वायर, इधर R2 स्क्वायर। तो R की वैल्यू हो गई अंडर रूट R इक्वल्स टू अंडर रूट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R इक्वल्स टू अंडर रूट R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। ये आंसर आ गया, सबसे आसान तरीका। दूसरा जो मेथड हम इसमें यूज करेंगे ना इसे निकालने के लिए, वो लेंदी तो है,
तो उसमें ये कंडीशन जब लगाते हैं ना, ये प्रेशर 0 बाहर का और टेम्परेचर कांस्टेंट लेके करेंगे, तब जाके हमारा ये आंसर आता है, नहीं तो बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर कंडीशन ये नहीं लेते तो। और उसमें करते क्या, मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सेस प्रेशर पढ़ाने जा रहा हूं, थोड़ी देर में एक एग्जांपल और करेंगे। तो एक्सेस प्रेशर में अंदर और बाहर के प्रेशर को, डिफरेंस को किस तरह से लिखा जाता है, ये पहले समझ लें, फिर ये वाला मेथड से भी, सेकंड वाले से भी हम करके देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर, ये बहुत कॉमन सवाल है, हर जगह मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड बताता हूँ, हिंट कर देता हूँ, आगे फॉर्मूला पढ़ लेंगे तब करेंगे। तो ये इसमें दूसरा मेथड क्या है कि इसमें मान लो गैस भरी थी N1 मोल, इसमें गैस भरी थी N2 मोल, और ये N, तो जाहिर सी बात है जब कोलेक्स किए होंगे तो दोनों की गैस मिलके N के बराबर आएगी, यानी आप लिख सकते हैं N1 N2 इक्वल्स टू N, N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N। अब देखिए आइडियल गैस हम मान के चलेंगे यहाँ पे, और आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में तो एन की वैल्यू क्या आ गई, पीवी अपॉन आरटी। ये पीवी अपॉन आरटी में आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सबका सेम है, ये पहले ही बता दिया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो P1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। ध्यान रखना, वॉल्यूम यहाँ इसकी फिल्म का वॉल्यूम नहीं लिया मैंने, इसके अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम है। आप कह रहे सर थोड़ी देर पहले तो मना कर रहे थे, वो मैं फिल्म तो यहाँ है ना सरफेस पे, अभी आपने कहा फिर ये वॉल्यूम किसका, ये वॉल्यूम इसके अंदर जो गैस भरी है उसका वॉल्यूम है, फिल्म का नहीं। ये ड्रॉप नहीं है, बूंद नहीं है, बुलबुला है ना। तो P1 V1, ऐसे ही यहाँ पे P2 इसके लिए, यहाँ का प्रेशर P2, इसका वॉल्यूम V2 और RT, ऐसे ही यहाँ पर फिर इसके अंदर का प्रेशर मान लो P है, और ये वॉल्यूम V है, और RT, टेम्परेचर सेम है। आप देखेंगे ये वाला टर्म कट जाता है, ये वाला टर्म जब कटेगा ना, अब ये V1 तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे P1 अभी लिखना नहीं आएगा आपको, P1 और बाहर के प्रेशर का जो अंतर होता है वो कैसे लिखा जाता है थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो अभी P1 लिख के छोड़ रहा हूँ, 4/3 पाई R1Q, ऐसे P2 और यहाँ वॉल्यूम 4/3 पाई R2Q, और इधर आप P इसका भी लिखेंगे, और यहाँ 4/3 पाई R, जिसमें से 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये कट गया। अब ये P1 P2 और P को लिखना अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो अभी के लिए जो एक्सप्रेशन आपके पास आ गया वो आ गया P1 R1Q, P2 R2Q, और P RQ, हमें ये निकालना है। आपको अंदाजा तो लग गया होगा P1 P2 और P जब हम इसमें रखेंगे थोड़ा बड़े से एक्सप्रेशन आएंगे, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाता है। वहां से मैं जो बता रहा था बड़ा सा फॉर्मूला मिलेगा, उस फॉर्मूले में जब आप प्रेशर P बाहर का, अभी वो ये P1 लिखोगे ना, तो उसमें बाहर का प्रेशर भी आपको लिखना होगा। तो वो वैल्यू जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे, P की वैल्यू 0 करोगे, ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तो वहां से आपको रेडियस R मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट वाली कंडीशन हमने पहले यूज कर ली, तो वही जो थोड़ी देर पहले रिजल्ट मिला था √R1² प्लस R2², वो रिजल्ट वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए जस्ट मैंने बता दिया, दूसरा मेथड है, और ये फॉर्मूला यहां तक लिख के छोड़ दो, और चाहो तो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, 4 लाइन छोड़ देना, 4-5 लाइन। इसके आगे मैं एक्सेस प्रेशर अभी समझा देता हूँ, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे मेथड को। एक्सेस प्रेशर इसके बाद है, एक एग्जाम्पल और कराऊंगा अभी। ठीक है, ये नोट कर लो।
तो वही आंसर आ जाएगा थोड़ी देर पहले जो हमने किया। ये एक्सप्रेशन आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहां से एक बार फिर पिक करूंगा। दूसरा अल्टरनेट मेथड हो गया आपके पास, और इससे एक बढ़िया फॉर्मूला भी आएगा। वो कंडीशन लगाएंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले एक बढ़िया फॉर्मूला निकल के आता है बड़ा सा। कभी कभी उसी फॉर्मूले को पूछ लेता है क्वेश्चन में, इनमें मर्ज करके, और बच्चा सोचता है कि वही फॉर्मूला आएगा √R1। नहीं, वो तो तब आएगा जब ये कंडीशन आप लगा दोगे ये वाली, अदरवाइज नहीं आएगा। बड़ा सा फॉर्मूला आता है। एक सवाल और करेंगे, अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। उसमें एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आगे के लिए ध्यान रख सकते हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे अगर फॉर्मूला याद कर लिया तो। ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है, हमारी क्लास 8 बजे तक है, फिर से कंटिन्यू करना है। तो अब देखिए एग्जाम्पल एक और, बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, बिगर ड्रॉप ऑफ रेडियस आर split into splits into an आइडेंटिकल, एक जैसी बूंदों में टूट जाती है। एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स, एक जैसी एक बड़ी बूंद एक जैसी एन छोटी बूंदों में, एक जैसी एन छोटी बूंदों में टूट जाती है बड़ी बूंद, इसमें कितना वर्क होगा। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, ये बड़ी बूंद है, ध्यान रखना, बबल नहीं है, अब बूंद है। तो बूंद में पूरे में यहाँ भरा होगा मटेरियल, इसकी रेडियस आर दी है आपको। ठीक है, और ये छोटी छोटी बूंदों में टूट गई, कितना वर्क होगा। बढ़िया सवाल है, इसमें फॉर्मूला आएगा, याद रख सकते हो आगे के लिए। ठीक है, तो छोटी छोटी एन बूंदें ऐसी, ये एन ड्रॉप्स। ठीक है, एन ड्रॉप्स। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ या लिखे रहने देता हूँ, थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे।